अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाता है तो सुबह व शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत में उसकी जगह दिखाई जाती है, अगर जहन्नमी है तो जहन्नम में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। और अब सुर्खियां। एमबीबीएस में दाखिलों के लिए मुल्क भर में होगा अब नीट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एमसेट शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद होगा। हाजी अली दरगाह के करीब सूरत हाल कशीदा। तृप्ति देसाई के मार्च के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स का एहतजाज। जगन ने की मरकजी इलेक्शन का पार्टी बदलने वाले एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिंदुस्तान ने नेविगेशन सैटेलाइट कामयाबी के साथ मदार में दागा। जीपीएस में हिंदुस्तान बन गया खुद मुक्तफी। और अब तफसील। मुंबई के समंदर में वाक़ खूबसूरत हाजी अली की दरगाह इन दिनों सुर्खियों में है। हाजी अली की दरगाह में खवातीन के दाखिले को लेकर तनाज़ा खड़ा किया गया है। हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी के तर्जुमान अब्दुल सत्तार ने कहा कि खवातीन का मज़ार को हाथ लगाना शरीयत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि खवातीन दरगाह के बाहरी हिस्से में आती हैं तो एतराज़ नहीं, मगर खवातीन का मज़ार को हाथ लगाना ठीक नहीं। दूसरी जानिब तृप्ति देसाई ने हाजी अली की दरगाह में खवातीन के दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। भूमाता ब्रिगेड के सरबराह तृप्ति देसाई ने कहा है कि वो हाजी अली दरगाह के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगी। इसके अलावा उन्होंने अंदर जाकर दुआ करने का भी ऐलान किया। तृप्ति का कहना है कि मज़ार तक खवातीन को भी जाने की इजाज़त दी जाए, जिसकी मुस्लिम तबके की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है। तृप्ति के मार्च और मार्च की मुखालिफत के पेश नज़र हाजी अली दरगाह के पास सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पे जो है वो गेट के बाहर शांततापूर्ण आंदोलन भी होगा और उसके बाद जो है वो दरगाह में प्रवेश करके जहाँ तक महिलाएं जाती है वहाँ पे हम दुआ भी मांगने वाले हैं। किसी ने भी कुछ भी विरोध किया तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिनको जो विरोध करना है वहाँ पे विरोध करें। नहीं, हम बिल्कुल जो है वो शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। हम नमस्कार करेंगे, गांधीगिरी मार्ग से विरोध करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा होगा, ऐसा एक भी कदम हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। इंडियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र शाख की जानिब से तृप्ति देसाई की जानिब से हाजी अली की दरगाह में दाखिले की मुखालिफत में एहतजाज किया गया। लीग के नायब सदर ने कहा कि तृप्ति का इक़दाम शरीयत के खिलाफ है और पुरअमन एहतजाज के जरिए उसकी मुखालिफत करते हैं। प्रदर्शन कुछ करने नहीं आए, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम ये अपने पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जो शरीयत का लॉ है उसके अंदर मज़ार के ऊपर या मज़ार के अंदर औरतों का जाना अलाउड नहीं है। बाहर से अगर वो फातिहा पढ़ के चले जाती है रोड से या उसमें से ग्राउंड में से, जिसको हम लोग कहते हैं सैन में से अगर वो फातिहा पढ़ के चले जाती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई अंदर आने की जिद करता है तो वो गलत है, वो शरीयत के खिलाफ है, जो कि हम होने नहीं देना चाहते। मजलिस की महाराष्ट्र शाख ने भी तृप्ति देसाई की हाजी अली दरगाह पर हाजिरी की शदीद मुखालिफत की और शदीद एहतजाज की धमकी दी। मैं विरोध प्रदर्शन का विरोध करने इसलिए आया हूं कि जो चीज मजहब में नहीं है, जो कब्रिस्तान में जाना और मजार पे जाना औरत के लिए हराम है तो हराम है। तृप्ति देसाई अगर इस तरीके की हरकत यहां करेगी तो उसका मुंह काला करेंगे और उसको ये मालूम पड़ेगा कि यहां पर आने का अंजाम क्या हुआ। जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र शाख के सदर मौलाना मुस्तकीम ने तृप्ति देसाई के इक़दाम की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि वो फितना फैला रही हैं और कहा कि मज़ारों पर ख़वातीन के जाने को शरीयत के हवाले से मना किया गया है। वो मुस्लिम है? नहीं, वो तो मुस्लिम नहीं है। तो मुस्लिम नहीं है तो जिसको बड़ा अपना नहीं मानती है उसकी बाजार छूने जाने की जरूरत क्या है? भाई मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमानों की जो बुजुर्ग हैं उनको मानता हूं, उसकी मस्जिद का एहतराम करता हूं, मैं उनकी जगह पे जाता हूं, मैं उसको नेकी समझ के जाता हूं। और जो उस पर फेत ही नहीं रखता, उसको एतमाद ही नहीं है कि ये कोई हैसियत है,
या तो उसको मानने वाले होते, उस समाज के होते, तो भाई तुमको एक मसला था वो, लेकिन जब उसको उनसे कोई दिलचस्पी नहीं तो वो फितना करने आ रही है, और क्या कह सकते हैं इसको। औरतों के लिए क्या है नहीं, सवाल यह शरई तौर पर तो बहुत बड़ी बात है। शरई तौर पर तो इस मुसलमानों में इस मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि एक औरत का किसी मजार कब्र पर जाने के इरादे से जब वो अपने घर से निकलती है और जब तक वो अपने घर नहीं आ जाती, उस पर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती रहती है। एक सस्ती शोहरत के लिए, एक सस्ती चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब नौटंकी कर रही है, उससे कोई आस्था नहीं किसी चीज से है। और मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, रिलीजन कब्रिस्तान पे, मकबरे पे, दरगाहों के अंदर जाकर के उसको टच करना जहां तक उसको अलाउ नहीं है, उससे किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्डर आ जाए, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अगर ज्यादा होशियारी करेंगे तो इनको धक्के मार के वहां से भगाया जाएगा। ये अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके लिए पूरी तैयारी है। ये बदतमीजी जो कर रही है, ये औरत कर रही है, सस्ती अपनी पब्लिसिटी के लिए जो नौटंकी कर रही है, हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे दूर से गिरफ्तार करके भगा दिया जाए वहां से। कानपुर की खातून काजी ने भी दरगाह हाजी अली में खवातीन के दाखिले की मुखालिफत की। काजी हिना जहीर ने कहा कि शरीयत ने खवातीन को दरगाहों में जाने की इजाजत नहीं दी है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, इसलिए कि अगर महिलाओं का एम्पावरमेंट चाहिए है तो बहुत से इश्यूज हैं कि जहाँ पे महिला भी पिछड़ी हुई है, जहाँ महिला की सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए। ये कि धार्मिक स्थलों पे एंट्री करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि अभी मंदिर का इशू आया था, वहाँ पे भी ये बात खुली खुली कही गई थी कि अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग विमेन हैं तो वो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उसकी एंट्री वो है। और ये मत ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही विचारधारा है, मुसलमानों में भी ऐसी औरत मस्जिद में या वर्शिपिंग प्लेसेस पे एंट्री नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिलों के लिए मुल्क भर में नीट के इनेकाद को मंजूरी दे दी है। नीट को 2 मरहलों 1 मई और 24 जुलाई को मुनाकिद करने की हिदायत दी गई है और दोनों टेस्ट के नतीजे का ऐलान 17 अगस्त को होगा। एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी कोर्सेज में दाखिलों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट कामयाब होना जरूरी है। सेंट्रल एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम पीएमटी इम्तिहानात के प्रोग्राम को नीट 1 और नीट 2 के तौर पर शुमार किया है। फर्स्ट मई को जो एग्ज़ाम है वो नीट का होगा, उसके बाद दूसरे फेज़ में अगेन नीट का बाद में जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे। इससे एक पूरा जो बदलाव है मेडिकल एजुकेशन में, और जो स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्मिटी की एक डिमांड थी और जो सारा बाकी चीज़ें चल रही थी सिस्टम में जो सब कोई नहीं चाहते थे, जैसे करप्शन है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उस सारे से एक छुटकारा पाने के लिए एक नया माध्यम, एक यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन, एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है। मैम, क्या कुछ शेड्यूल आपकी तरफ से दिया गया था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया है? हमने शेड्यूल बहुत क्लियर कट और बिल्कुल सोच समझ के जितना टाइटर स्पॉट में हो सकता था, लेकिन ये मान्यता देते हुए कि एग्जाम सही प्रकार से होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड सही प्रकार से होने चाहिए। इसलिए फर्स्ट जो नीट का एग्जाम वो 1 मई को और जो सेकेंड नीट का 24 जुलाई को, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है लास्ट डेट 17 अगस्त। उम्मीद है कि उससे पहले भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 30 सितंबर की जो डेडलाइन है कोर्ट की, जब काउंसलिंग भी खत्म होकर एडमिशन्स करके कोर्सेज चालू होने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम लोग सब ये मद्देनजर रखते हुए, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यही मुद्दा था। जुमा को एपी एमसेट इम्तिहान का इनेकाद अमल में आएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चर के मैदान में तकरीबन 3 लाख अफराद इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। एपी और तेलंगाना में 546 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। एपी एमसेट कन्वीनर साई बाबा ने इंतजामात की तकमील से वाकिफ कराया। ఈ ఏడాది ఎంసెట్కు 1,89,000 మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, 1,03,000 మంది మెడికల్ స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ చేశారు. అంటే మొత్తం 2,92,000 మంది రిజిస్టర్ చేశారు. ఈ ఎగ్జామ్ టోటల్గా 22 రీజనల్ సెంటర్స్ ఆంధ్రాలో, 2 రీజనల్ సెంటర్స్ హైదరాబాద్లో, అంటే మొత్తం 24 రీజనల్ సెంటర్స్లో మొత్తం 546 టెస్ట్ సెంటర్స్లో జరుగుతుంది. ఈ 546 టెస్ట్ సెంటర్లో 52 టెస్ట్ సెంటర్స్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి. మిగిలిన 494 సెంటర్స్ మన ఆంధ్రాలో ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా మేము అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నాం అన్ని సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి. సో లాస్ట్ ఇయర్ 4 విద్యార్థులు మెడికల్ ఎగ్జామ్లో ఈ మాల్ ప్రాక్టీస్కి పాల్పడ్డారు. వాళ్ళని 3 సంవత్సరాలు డిబార్ చేశాం ఎగ్జామ్ రాయకుండా. బట్ ఈసారి దాన్ని ఇంకా కఠినం చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లాగానే ఎంసెట్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ ఎగ్జామ్. సో 10 o'clock ఎట్ ద డాట్ ఆఫ్ 10
మెయిన్ ఎంట్రన్స్లన్నీ క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ 8:30 నుంచే మార్నింగ్ అంటే 1.5 hour ముందు నుంచే ఎగ్జామినేషన్ హాల్స్కి చేరుకోవచ్చు. అట్లానే 9 గంటల నుంచి వాళ్ళని హాల్స్లోకి అనుమతిస్తాం. అట్లానే మధ్యాహ్నం కూడా ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే అంటే దాదాపు 1:15, 1:30 నుంచి 1 గంట ముందుగానే ఎగ్జామినేషన్ హాల్స్లోకి రావచ్చు. కాబట్టి దయచేసి ఆ ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ తెచ్చుకోవద్దు. 1 minute అనేది ఎట్టి పరిస్థితిలో రిలాక్స్ చేయట్లేదు. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है. एपी में अंधाधुंध दल बदलियों पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे. वाई जगन ने मरकजी इंतखाबी कमीशन से मुलाकात करके ये अपील की. मरकजी इंतखाबी कमिश्नर को जगन ने वफादारी तब्दील करने के वाकयात से वाकिफ कराया. जगन ने कमीशन से दरख्वास्त की कि दल बदलने वाले अवामी नुमाइंदों के मामलों को नाअहल करार देने का इख्तियार स्पीकर से छीन कर इंतखाबी कमीशन को तफवीज करने की मरकज से अपील की जाए. ఒక పార్టీ మీద నుంచి గెలిచి స్పీకర్ వాళ్ళ మనిషే కాబట్టి రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన మనిషే కాబట్టి వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయకరు. ఆ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయరు, డిస్క్వాలిఫై కారు. డిస్క్వాలిఫై కాకుండా రాజీనామా కాకుండా వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగానే కొనసాగుతూ అమ్ముడుపోయే పరిస్థితి మారాలి. మంత్రి పదవుల్లో కొనసాగడం అన్నది ఇంకా దౌర్భాగ్యం అన్నది ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకొని పోయాం. ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కూడా జిహెచ్ఎంసీ అంటే హైదరాబాద్ పరిధిలోని జిహెచ్ఎంసీని సీమాంధ్రతో ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఆ సీమాంధ్ర అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తానికి కలిపి ఒకేసారి హైదరాబాదును కూడా కలుపుతూ ఎన్నికలు పెట్టాలి. అలా పెట్టకపోతే ఇక్కడ ఓట్లేస్తారు, అక్కడ ఓట్లేస్తారు. దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యానికి అని కూడా 3వ రికమెండేషన్ కింద ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళాం. న్యాయం జరుగుతుందా జరగదా అన్నదానికి పక్కన పెడితే ఈ పోరాటంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాన్ని దేశం దృష్టికి తీసుకొని వచ్చాం. దేశంలోని ముఖ్య నాయకులందరికీ, ముఖ్య ఏజెన్సీలందరికీ అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాన్ని తీసుకొని రాగలిగాం. ఈ పోరాటం దీని తర్వాత కోర్టుల్లోకి తీసుకొని వెళ్తాం. కోర్టుల పరిధిలో కూడా ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది. న్యాయం అన్నది నేను గట్టిగా నమ్మేది ఏంటంటే న్యాయం అన్నది డిలే కావచ్చేమో కానీ న్యాయం అన్నది డినై కాదు అన్నది. खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा कि मुक़द्दस मकामात पर जाने के हवाले से बनाए गए क़वाइद की पासदारी करना ज़रूरी है. हाजी अली की दरगाह में ख़वातीन की हाज़िरी से मुतालिक फिरंगी मोहल्ली ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और हाजी अली दरगाह के क़वाइद को मानने का मशवरा दिया. अगर चंद्रबाबू नायडू के पास दम है तो बदउनवानियों से मुताल्लिक़ सीबीआई जांच कराई जाए. वासर कांग्रेस की एमएलए रोजा ने यह चैलेंज किया. उन्होंने कहा कि गलती करके जांच से क्यों गुरेज किया जा रहा है, वाज़ेह किया जाए. रोजा ने सवाल किया कि अखलाकी इक़दार का दूसरा नाम कहलाने वाले बाबू क्या बदउनवानियों की जांच सीबीआई या फिर बरसर खिदमत जज से कराने के लिए मरकज को मकतूब रवाना करने के लिए तैयार हैं. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంకో సిబిఐ ఎంక్వైరీకి సిద్ధమా అని అడుగుతున్నాం. అలాగే ఈ విషయాన్ని అసెంబ్లీలో అయినా తీర్మానం చేయండి మీ మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీకి, లేదా కేంద్రానికైనా లెటర్ రాస్తారని అడుగుతున్నాం. మీరు దొంగలు, మీరు ముద్దాయిలు, మీరు అవినీతి చేశారు. మీతో చర్చ ఏంటండి? నిజంగా మీరు తప్పు చేయలేదని నమ్మితే మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీకో లేదా సిట్టింగ్ జడ్జితో ఎంక్వైరీకో రెడీ కండి. మా దగ్గరున్న సాక్ష్యాధారాలన్నీ కూడా వారికి ఇస్తామే కానీ దొంగలైన మీకిస్తే ఏం న్యాయం జరుగుతుందో కూడా మాకు తెలుసు కాబట్టి మీకు ఇవ్వం. कापू तबके के लीडर मुद्रगड़ा पद्मनाभम ने कहा है कि वो कापू तबके के रिजर्वेशन के लिए जेल भी जाने तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की धमकियों से डरने वाले नहीं. उन्होंने विशाखापट्टनम में वायएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर गुड़ीवारा अमरनाथ से मुलाकात की और उनकी जानिब से विशाखा रेलवे जोन के लिए हड़ताल करने पर सताइश की. కాపునాడు ఐక్య గర్జన సందర్భంగా జరిగిన గొడవల్లో అరెస్టులు ఉంటాయని పత్రికల ద్వారా ప్రభుత్వం బెదిరిస్తూ ఉంది.
ఎప్పుడో చెప్పాను, బెదిరిపోయి పారిపోయే సమస్య లేదు, బెయిల్ పెట్టుకునే సమస్యే లేదు. మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు మా జాతి ఏ జైలుకి రమ్మంటే ఆ జైలుకి రావడానికి సిద్ధం, లేదా బేడీలేసి తీసిపోతానంటే కూడా తీసిపోండి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. आरटीसी की तकसीम के हवाले से अहम पेशरफ हुई है। आरटीसी बोर्ड की तश्कील का अमल पूरा हो गया है। 17 अराकीन पर मबनी बोर्ड कायम किया गया है। इसमें एपी से 7 और तेलंगाना से 5 जबकि मजीद 5 अराकीन को मरकज से बोर्ड में शामिल किया गया है। ओहदेदारों की मबनी बोर्ड 15 ता 20 मई के दौरान एक मुनासिब दिन बस भवन में मुलाकात करेगा और इजलास के दौरान बोर्ड की तकसीम से मुतालिक असासों की तकसीम से मुतालिक करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना कर दी जाएगी। इसके बाद मरकज की जानिब से गेजेट भी जारी किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना आरटीसी कॉरपोरेशन कायम करते हुए रामागुंडम के एमएलए एस सत्यनारायण को चेयरमैन भी नामजद कर दिया है। सत्यनारायण कल रात अपने ओहदे का हलफ और जायजा लेंगे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने सवाल किया कि हुकूमत के पास कहत पर काबू पाने के लिए क्या मंसूबा है, वाज़े करें। उन्होंने प्लीनरी इजलास को मुकम्मल सियासी हथकंडा करार दिया और कहा कि हुकूमत रियासत के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है। వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి జిల్లా అంతా గులాబీ రంగుకు మార్చి లాస్ట్కు దేంది అంటే रिजल्ट पहाड़ खोदे चुवा निकला। वो चुवा क्या है बोले तो 4,000 कार्यकर्ताओं को नौकरी दूंगा అంటే పొలిటికల్ వాళ్ళ కార్యకర్తలకు మీరు ఏము నిరాశ చెందకండి, నేను మీకు తొందరగానే పోస్టులు ఇస్తా. ఎప్పుడు చూసినా కేవలం ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంత డైరెక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది. అక్కడ రాజకీయం మాట్లాడదంటే ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్ చెప్పినారు, తుమ్మల గారుకు నా సపోర్ట్ పూర్తిగా ఉంది, భారీ మెజారిటీతో నేను గెలిపిమని. అంటే తెలంగాణ ద్రోహిని గెలిపియాలా? నువ్వు సభ పెట్టినావు దేని గురించాయా? पुलिस ने पुराने शहर के मुख्तलिफ महलेजात में तलाशी मुहिम के दौरान कार्रवाई की। तलाशी मुहिम के दौरान बच्चा मजदूरी करने वाले बच्चों को बाजियाब किया गया और कार्बाइड से आम पकाने वाले गोदामों पर धावे किए गए। पुलिस ने चूड़ी के कारखाने में काम करने वाले बिहार के बच्चों को बाजियाब किया। पुलिस ने भवानीनगर, मुगलपुरा, शाहली बंडा और रैन बाजार के मोहल्लों में तलाशी मुहिम की। इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और 2 व्हीलर्स गाड़ियों को भी जब्त किया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की सरकर्दगी में ये कार्डन सर्च किया गया। डीसीपी ने इस कार्डन सर्च की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। ఈ రోజు 300 మంది పోలీసులతో సౌత్ జోన్ పోలీసులు టాస్క్ ఫోర్స్ కలిపి భవానీనగర్, రెయిన్ బజార్, తలాపకట్ట, అమన్ నగర్ ఏరియాలో కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 48 మంది బీహార్ చెందిన చిన్నారులు, చైల్డ్ లేబర్స్, వెట్టి చాకిరికి వచ్చిన గాజుల పరిశ్రమల కోసం వచ్చిన వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసి వీళ్ళని తీసుకొచ్చిన 7గురిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. దీంతో పాటు 50 మంది ఓల్డ్ క్రిమినల్స్, 50 వెహికల్స్, అదేవిధంగా 12 నిషేధిత రసాయనాలతో కృత్రిమంగా పళ్ళను పండించే గోడౌన్ల మీద రైడ్ చేసి సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటిని కూడా చెక్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఆనరబుల్ హైకోర్టు ప్రభుత్వానికి మాకు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ కాల్షియం కార్బైడ్ జనారోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపే ఈ అకర్బన రసాయనాల ద్వారా ఈ కృత్రిమంగా పండించే ఈ పళ్ళ గోడౌన్ల మీద ఈరోజు రైడ్ చేసి 12 సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాని ఓనర్స్, మేనేజర్స్తో చెకింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. विशाखापट्टनम में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इजलास में बाएं बाजू जमातों ने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। लेफ्ट जमातों ने इजलास सरकारी दफ्तर के बजाय होटल में मुनाकिद करने पर शदीद मुखालिफत करते हुए एहतजाज पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके वहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। అసలు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మీటింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇది పరిశ్రమల్లో పొల్యూషన్ నివారించడం కోసం కాకుండా ఈ రోజున పరిశ్రమలను ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వరుసగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్న పొల్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్, రాష్ట్ర తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిశ్రమ అధిపతులు కొమ్ము కాస్తున్నాయి. వాళ్ళు ఇచ్చే లంచాలకి కొమ్ము కాస్తూ ఈ రోజున వ్యవహారం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ సమావేశంలో భద్రతా చర్యలు ఏం చేపడతారా మీరు అనేది మేము అడుగుతున్నాము.
हिंदुस्तान ने आज अपना 7वां और आखिरी नेविगेशन सैटेलाइट मदार में कामयाबी के साथ दाग दिया है। खलाई गाड़ी PSLV-C3 के जरिए IRNSS IG सैटेलाइट को कामयाबी के साथ दागा गया। इस सैटेलाइट के कामयाबी के साथ दागे जाने के बाद हिंदुस्तान GPS में खुद मुख्तफी हो गया और खुद मुख्तफी के मामले में वो 5 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। इस सैटेलाइट की मदद से जमीन और समुद्र में रास्ते तलाश करने और मंजिल को तय करने में मदद मिलेगी। गाड़ियों की ट्रैकिंग वगैरह में भी ये सैटेलाइट मददगार है। नेविगेशन के क्षेत्र में भारत ने अपना 7वां सैटेलाइट लॉन्च किया है। 7 सैटेलाइट एक के बाद एक सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और इस सिद्धि के कारण आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया कि जिसमें उसकी अपनी GPS सिस्टम, उसकी अपनी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम निर्माण हो गई। आज तक हम GPS सिस्टम के लिए अन्य देशों की व्यवस्थाओं पर निर्भर थे। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे रास्ते हम तय करेंगे। कैसे जाना, कहां जाना, कैसे पहुंचना, ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। और इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने आज 125 करोड़ देशवासियों को एक अनमोल तोहफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेलीकॉप्टर स्कैम से मुतालिक अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया। अर्जी में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अहमद पटेल के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने की अपील की गई। एडवोकेट ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए अगास्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के सिलसिले में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और अहमद पटेल के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की गई है। अगस्ता हेलीकॉप्टर स्कैम ये नया नहीं बल्कि 2013 से सामने आया हुआ है। हमारे देश के पॉलिटिशियन इसको दबाए हुए हैं। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि वर्तमान प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, 2 पुराने गवर्नर मिस्टर वांगचू एंड अदर्स, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल। 2013 से CBI इसमें है, लेकिन सारे मैटर को लीपापोती करके एक तरफ रख दिया गया। अभी 7 अप्रैल को जब इटली कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इन लोगों को कमीशन दिया गया है और कमीशन का जो अमाउंट है वो $44 मिलियन से ज़्यादा है। हिंदुस्तान ने बरतानिया से विजय माल्या की हवालगी का मुतालबा किया है। विजय माल्या की हवालगी के लिए हुकूमत हिंद ने एक मकतूब बरतानिया को रवाना किया है। विजय माल्या करोड़ों रुपयों के कर्ज वापसी केस में मतलूब है, जिनका पासपोर्ट भी हुकूमत ने मंसूख कर दिया है और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जारी है। विजय माल्या इस वक्त बरतानिया में अब पनाह लिए हुए हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी इन दिनों मगरबी अफ्रीकी मुल्कों के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया का पेपा न्यू गिनी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पेपा गिनी के गवर्नर माइकल ओगियो और दूसरों से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादिले ख्याल किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। MBBS में दाखिलों के लिए मुल्क भर में होगा अब नीट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एमसेट शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद होगा। हाजी अली दरगाह के करीब सूरत हाल कशीदा। तृप्ति देसाई के मार्च के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स का एहतजाज। जगन्ने की मरकजी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पार्टी बदलने वाले MLAs के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिंदुस्तान ने नेविगेशन सैटेलाइट कामयाबी के साथ मदार में दागा। GPS में हिंदुस्तान बन गया खुद मुख्तफी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।